जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आगामी 2 महीनों के भीतर ही कई जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, तो उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं। परीक्षाओं में एक सबसे जो कठिन प्रश्न इतिहास से पूछा जाता है, कई बार कठिन हो जाता है छात्रों के लिए, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और निश्चित तौर पर मैं आपसे बता दूं कि जिन भी तथ्यों को हमने यहाँ पे शामिल किया है वो आपको किसी एक अकेले पुस्तक में नहीं मिलेंगे। मतलब हम लोगों ने कोशिश किया है कि तमाम संबंधित जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो तमाम तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो हम लोग उसको इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान के विकास क्रम की, तो थोड़ा सा इससे पहले देखते हैं। अगर हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, जो कि 1599 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन में। ठीक है, तो इसको 1600 में महारानी से क्या मिलता है, आज्ञा पत्र मिलता है या राजलेख मिलता है। अगर कहीं आपको हिंदी में लिखा आ जाए, राजलेख आ जाए या चार्टर आ जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार आपको परेशान करता होगा कि इसके 24 डायरेक्टर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 24 डायरेक्टर थे जो कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। ठीक है, तो ये जो 24 डायरेक्टर थे इनको कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निदेशक मंडल। इसे कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कह देते हैं। क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कह देते हैं। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ये असल में क्या करता था, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में बैठकर क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। और इन 24 डायरेक्टर्स का क्या होता था, एनुअली चुनाव होता था, इलेक्शन होता था, एनुअली होता था। ठीक है, और ये जो इलेक्ट किए जाते थे किसके द्वारा किए जाते थे, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनके द्वारा किए जाते थे। और ये जो शेयर होल्डर्स थे इनको क्या कहते थे, कॉप कहते थे, मतलब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते थे, कॉप कहते थे। ठीक है, तो चलिए ये हम लोगों ने देख लिया हल्का सा। ठीक है, किसे क्या कहते हैं, क्योंकि आगे आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सब हो सकता है कंफ्यूजन करे। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। अब अगर बात किया जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्टेब्लिश करी गई थी। ठीक, लेकिन आगे चलकर कब, जब वो भारत आई और आगे चलकर 1764 में उसने बैटल ऑफ बक्सर जीता, उसके बाद वह एक धीरे धीरे क्या बन गई, रूलिंग बॉडी बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के से परिवर्तित होकर रूलिंग बॉडी बन गई। और 1764 में जब वह बैटल ऑफ बक्सर जीतती है, उसके बाद 1765 में संधि होती है। संधि के द्वारा क्या करती है, वो दीवानी प्राप्त करती है। दीवानी का मतलब क्या है, दीवानी का मतलब है राजस्व वसूली का अधिकार। ठीक है, कोई और कुछ और न समझिएगा दीवानी का मतलब। ठीक है, तो कहां से राजस्व वसूली करना है, बंगाल से करना है, बिहार से करना है और उड़ीसा से करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया हल्का सा किस तरीके से वो रूलिंग बॉडी बनती है। अब जब यहां पे ये रूलिंग बॉडी बन गई ना, तो अब यहां से भारतीय संविधान के विकास का जो इवोल्यूशन है, विकास क्रम है, उसकी शुरुआत होती है। तो अगर हम लोग 1600 से लेकर अगर हम लोग 1947 तक डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया कंपनी रूल और दूसरा हो गया क्राउन रूल। अगर बेसिकली हम लोग कंपनी रूल की बात करें तो 1773 से शुरू होता है, 1773 से लेकर के 1858 तक चलता है। ठीक है, अगर हम लोग क्राउन रूल की बात करें तो वह 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। अब यहां पे 1773 कह रहा हूं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा 1600 से, क्योंकि हल्का उसका बैकग्राउंड बताते चलना है। ठीक है, 1600 में थोड़ा एक चार्टर मिलता है, कंपनी को चार्टर मिलता है कि आप किस तरीके से व्यापार करेंगे। उसके बाद आता है 1726। ठीक, चलिए अब हम लोग संवैधानिक इतिहास की शुरुआत करते हैं। यहां से आप लोगों के पास जो भी बुक्स होंगे, अगर उसमें पॉइंट्स दिए गए होंगे तो निश्चित तौर पे आपको तैयार होंगे, आप यहां से रिवाइज करेंगे। अगर नहीं दिए होंगे तो आप इसका नोट्स बनाएंगे या तो अपने बुक में ऐड ऑन कर लेंगे। चलिए 1600 का चार्टर
अब इसमें क्या क्या मुख्य बात था? भारत का संवैधानिक इतिहास यहीं से प्रारंभ होता है अगर बात करें तो। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने यहाँ पे BEIC लिखा है। पूर्वी देशों में मतलब एशियाई देशों में 15 वर्षों तक का व्यापार करने का अधिकार मिला। ठीक है, 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार मिला, युद्ध संधि आदि करने का। ठीक है, अब अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी जाए तो इसके प्रशासन और नियम बनाने की शक्ति किसमें निहित थी? तो यहां पे देखिए निदेशक बोर्ड में या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। ठीक, अब उसके बाद आता है 1726 का चार्टर। इसमें क्या किया गया कि जो विधि निर्माण की शक्ति है वो किसे दे दिया गया? निदेशक बोर्ड से लेकर के कोलकाता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसियां थी, कोलकाता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो निदेशक बोर्ड से या बोर्ड ऑफ कंट्रोल से वो पावर लेकर के विधि बनाने की शक्ति बंबई, कोलकाता और मद्रास की प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। अब वो अपने जो प्रेसिडेंसी है वहां के जो गवर्नर है, ठीक है, वो अपने प्रेसिडेंसी से संबंधित विधि बनाएगी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बनाएगी। ठीक, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनाएगी। चलिए, इसके आगे जो महत्वपूर्ण जहां से की शुरुआत होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, इन तथ्यों को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इधर से देख लेते हैं। अगर हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करें तो सेक्रेट कमेटी या गुप्त समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया था। किसकी सरकार द्वारा लाया गया था या उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी। कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही यह माना जाता है कि कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान जो है यहीं से शुरुआत होती है। कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी था उसी के प्रशासन के अधीन बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी कर दी गई। मतलब कलकत्ता की जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी वो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों से ऊपर हो गई। ठीक है, और जो कलकत्ता का गवर्नर था तीनों प्रेसिडेंसियों मतलब बंबई, कोलकाता और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके साथ साथ क्या हुआ, अर्थात मतलब ये अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बन गया। ये 3 प्रेसिडेंसियों में उस समय ब्रिटिश इंडिया डिवाइड था। उन प्रेसिडेंसियों का क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब कि अंग्रेजी क्षेत्रों का जो ब्रिटिश इंडिया था इन क्षेत्रों का क्या हो गया? गवर्नर जनरल बन गया। ठीक, अब जो निदेशक बोर्ड की अवधि थी, कार्यावधि थी, जो एनुअली चुनाव होता था उसको 4 साल कर दिया गया। और यह निश्चित किया गया कि उसमें से 1/4 सदस्य क्या लेंगे? प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। ठीक है, और जो मुख्य चीज था कि समस्त सैनिक और सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद में क्या कर दी गई? स्थानांतरित कर दी गई। समस्त सैनिक शक्तियां और सिविल शक्तियां, ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में क्या कर दी गई? स्थानांतरित कर दी गई। परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग, अब यहां पे हम लोगों ने देखा है कि तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो अब यहां से प्रश्न बनता है कि बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर कौन था? तो यहां पे लिखा हुआ है हमने, वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी वारेन हेस्टिंग्स महोदय ही थे। ठीक, चलिए ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसी के बारे में थोड़ा और है। अब अगर कई बार ऐसा होता था कि 1+4 का ये गवर्नर बॉडी थी, गवर्नर काउंसिल थी। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल का जो व्यू था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो उसकी काउंसिल में क्या करती थी? उसको पराजित हो जाती थी। तो गवर्नर जनरल को क्या रखा गया? निर्णायक मत देने का अधिकार रखा गया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक प्रावधान किया गया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का। कितने सदस्य? 4 सदस्य। उसी के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक 4 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, जिसके कि एलिजाह इम्पे उसके चीफ जस्टिस बनते हैं। कौन बनते हैं? एलिजाह इम्पे। परीक्षा में पूछा गया है। अन्य 3 जो सदस्य थे वो चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे और हाइड थे, अन्य 3 न्यायाधीश। ठीक, अब अगर कोई ऐसा केस होता है, जैसे आप लोगों ने कई बार, चूंकि आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से कभी ना कभी हर किसी को इससे 2-4 होना पड़ा होगा कि
कोई भर्ती आती है, फंस जाती है, किसी कोर्ट में जाता है, अपील किया जाता है, तो कई बार यह होता है कि अब हम लोग उससे आगे जाएंगे, ठीक है, सेकंड बेंच में अपील करेंगे या हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उसी तरीके से जो ये कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट थी, अगर इसके विरुद्ध अपील करना था तो ये इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील करना पड़ता था, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया कि वो कंपनी के कर्मचारी बिना किसी भी मतलब बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते, उपहार ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या किया गया, कंपनी के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गए, अर्थात उन पर गवर्नर जनरल काउंसिल, अगर मैं गवर्नर जनरल काउंसिल की बात कर रहा हूं तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC का सबसे बड़ा अधिकारी है। और मतलब अगर मैं गवर्नर जनरल काउंसिल की बात कर रहा हूं तो वो इसको चलाने वाला है, ठीक है। तो अगर यहां पे कई बार पूछ दिया जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कब या किस एक्ट के द्वारा या किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में कर दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट के दोहरे नियंत्रण के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश संसद जो थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, इसका मतलब कि कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया है। कैसे कर दिया, हमने यहां पर देखा, हमने यहां पे क्या देखा कि अब निदेशक बोर्ड के सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश लेंगे, कार्यावधि इतनी कर दी गई, ठीक है। कंपनी के शासन हेतु प्रथम बार लिखित संविधान लाया गया। तो इस तरीके से क्या कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उन पर क्या कर दिया गया, सशक्त नियंत्रण कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आता है मुख्य 1781 का संशोधन अधिनियम, कई बार इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, इसको वर्क की सुझाव पे लाया गया था, वर्क की सुझाव पे लाया गया था। निश्चित तौर पे अगर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको दूर करने के लिए लाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। अब देखिए, गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी क्षेत्रों हेतु विधि निर्माण की शक्ति दे दी गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी क्षेत्रों हेतु उसके द्वारा किसको दिया गया था, उसके द्वारा दिया गया था 1773 के द्वारा, जो गवर्नर जनरल किसके, कोलकाता के लिए, मद्रास के लिए, बंबई के लिए बनाता था। अब इसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी क्षेत्रों के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति दे दी गई। और क्या किया गया, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। मतलब यह हुआ कि जो 1773 के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे वो दोहरे नियंत्रण में आ गए थे, ठीक है। अब उन पे से सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण हटा दिया गया और वह अपनी आधिकारिक क्षमता में, वो जो लोक सेवक थे वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त हो गए। कहने का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी गई। और क्या महत्वपूर्ण हुआ, राजस्व कलेक्टरों और कंपनी अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दिया गया। क्यों, अब देखिए तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, क्योंकि ये सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मतलब से ही संबंधित है, ठीक है। तो एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त किया गया, मतलब उसके कर्मचारियों को भी किया गया, उसके जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको भी किया गया, और जो न्यायिक अधिकारी थे जो व्यापार से संबंधित जो मुकदमे सुनते थे उनको भी कर दिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 1781 के संशोधन अधिनियम में ही हम आगे देख रहे हैं। अतः इस तरीके से क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का भौगोलिक क्षेत्राधिकार था वह केवल कलकत्ता तक रह गया। सुप्रीम कोर्ट का भौगोलिक क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता तक रह गया, और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ क्या किया गया कि अपीलीय क्षेत्राधिकार जो था उसको भी कम कर दिया गया। अब अगर प्रांतीय अदालतों से कोई अपील जाना होता था तो अब वह सुप्रीम कोर्ट के पास न जाकर के वह गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास जाता था। और 1781 के सेटलमेंट एक्ट में जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने यह निश्चित किया कि भारत में जो भी
हिंदुओं और मुस्लिमों से संबंधित जिन भी मामलों का निपटान किया जाएगा, कोर्ट द्वारा या गवर्नर जनरल की काउंसिल द्वारा यह बात ध्यान दिया जाएगा कि वह मुस्लिम नियमों और हिंदू मामलों में हिंदू नियमों के अनुसार ही निपटान किया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है 1783। 1783 एक महत्वपूर्ण ईयर है, महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी साल डांडाज एक्ट आता है और फॉक्स का भारतीय अधिनियम आता है। और डांडाज एक्ट और फॉक्स का भारतीय अधिनियम, ठीक है, ये दोनों ब्रिटिश संसद में पारित नहीं होते हैं। और चूंकि पारित नहीं होते हैं तो संसदीय सरकार का ये नियम है कि अगर कोई अधिनियम पारित नहीं होता है, सरकार द्वारा लाया गया, तो इसका मतलब कि आपका बहुमत नहीं है। तो चूंकि पारित न होने के कारण जो लॉर्ड नॉर्थ थे और जो फॉक्स थे, उनके जो मतलब जो उनकी कोलैबोरेशन की सरकार थी, उनकी गठबंधन की सरकार थी, वो गिर जाती है। तो ध्यान रखना है कि यह पहला और अंतिम दृष्टांत था जबकि किसी भी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार का पतन हुआ, अंग्रेजी सरकार चली गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। यह भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के जो स्वामित्व है उसके दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज इसको कहा जाता है। भारत में जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं वह क्षेत्र ब्रिटिश ताज के क्षेत्र माने जाएंगे। प्रथम वैधानिक दस्तावेज यह है। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पहले क्या काम करती थी? व्यापारिक कार्य भी करती थी और राजनीतिक कार्य भी करती थी। अब क्या किया गया इस एक्ट के तहत कि जो व्यापारिक कार्य था वह उसके निदेशक बोर्ड ही करेंगे। निदेशक बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, निदेशक मंडल ही करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक कार्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके लिए एक 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड बनाया जाता है जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हमने इसको क्या लिखा है? बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये जो 6 सदस्य थे इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा की जाती है। ठीक, इस तरीके से अब हम देखते हैं कि व्यापारिक कार्य कौन कर रहा है? निदेशक बोर्ड कर रहा है, जबकि राजनीतिक कार्य कौन कर रहा है? ये यहां पे छूट गया है। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग में छूट गया है या टाइपिंग में छूट गया है। ठीक है, तो व्यापारिक कार्य कौन कर रहे हैं? वो निदेशक बोर्ड कर रहे हैं, और राजनीतिक कार्य कौन कर रहे हैं? वो नियंत्रक बोर्ड कर रहे हैं। इस तरीके से दोहरा कार्य प्रणाली कार्य कर रहा है। तो अगर हम इसे देखें तथ्यात्मक रूप से तो सबसे पहली बार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था 1784 में लागू हुआ। मतलब भारत में एक तरीके से द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो 1784 में लागू हुआ। और यह समाप्त कब हुआ या खत्म कब हुआ? तो यह 1858 में। कब? 1858 में यह समाप्त होता। ठीक है, ध्यान देना है कि जो गवर्निंग काउंसिल थी या जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, काउंसिल थी, उसकी सदस्य संख्या पहले 4 होती थी। अब क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। किसके द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कर दिया गया? 4 से कम करके 3 कर दिया गया। आगे देखते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी चल रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं ये बता सकता हूं कि एक ही पुस्तक में इतने सारे फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने भी तमाम जगह से नोट्स से, तमाम जगह से हम लोगों ने भी उसको कंपाइल किया है। ठीक है, तो आपको कठिनाई ना हो इसके लिए इसे हम लोगों ने कंपाइलेशन को एक ही साथ किया है। और अगर आपकी पुस्तक में जो पॉइंट दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप इसे निश्चित तौर पर ऐड ऑन कर लें या तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल परिषद को भारत में प्रशासन की शक्ति प्रदान करी गई। ठीक है, भारत में प्रशासन की शक्ति प्रदान करी गई मतलब वह सैन्य शक्ति प्रदान करी गई, युद्ध करेंगे, संधि, राजस्व, देशी रियासत से संबंधित वो अब मामले भी देखेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद को भारत में प्रशासन की शक्ति प्रदान करी गई। प्रांतीय परिषदों की सदस्य संख्या क्या हो गई? 3 हो गई।
और उसमें से क्या होना था, 3 में से कम एक सदस्य जो होना था वो प्रांत का सेनापति होना था। निश्चित तौर पर ये जो प्रांतीय परिषद के 3 हैं सदस्य, उनमें से एक को निश्चित तौर पर उस प्रांत का सेनापति होना अनिवार्य था। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि काम कर रहे हैं तो ये मानव स्वभाव है, गलतियां सबसे हो जाती है, लालच सब में होता है। तो उसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनके अवैध कार्यों पर उन पर मुकदमा चलाने के लिए क्या किया गया, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना करी गई। ठीक है, किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध संधि करने से पूर्व निदेशक बोर्ड से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। प्रशासनिक शक्ति तो प्रदान करी गई, लेकिन उस पर क्या था, उससे पहले स्वीकृति लेना अनिवार्य है। क्या है, स्वीकृति लेना अनिवार्य है। और बंबई और मद्रास में गवर्नर काउंसिल की क्या कर दी गई, स्थापित करी गई, गवर्नर काउंसिल स्थापित करेगी। इसके पहले हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास को वो गवर्नर काउंसिल थी उसके अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और विधि वही बना रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, ठीक। अब देखिए, रिकॉग्नाइज्ड एंड कंफर्म द पावर्स ऑफ द सीओडी या बीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स। अब देखिए, ये जो अधिनियम था इसने क्या किया कि कंफर्म किया कि नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वही गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ मतलब प्रधान सेनापति और काउंसिलर्स की क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। ठीक है, और ये जो प्रावधान था ये 1786 में लाया गया था उस अधिनियम में, एक्ट में। किसके लिए लाया गया था, विशेष तौर पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। इसके पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस यूएसए में जो इसका उपनिवेश था वहां पे क्या था, सेनापति था। ठीक है, वहां का बहुत बड़ा अधिकारी था। यूएसए में ब्रिटेन का जो उपनिवेश था वहां का अधिकारी था, वहां से इसको क्या कर दिया गया, स्थानांतरित करके यहां पे लाया गया। तो इसने ये शर्त रखी कि ऐसा है कि जब हमको गवर्नर जनरल के साथ साथ उसी पोस्ट में कमांडर इन चीफ भी ऐड रहेगा तभी मैं वहां पे क्या करूंगा, पदभार ग्रहण करूंगा भारत में गवर्नर जनरल का। इसीलिए ऐसी व्यवस्था करी गई। ठीक है, चलिए अब क्या किया गया, गवर्नर जनरल को भारत का भाग्य विधाता कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि राजनीतिक निर्णय मतलब आप समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल भी वही है, गवर्नर जनरल भी वही है और प्रधान सेनापति भी वही है, तो कितनी पावर उसके पास होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसको भारत का भाग्य विधाता कहा जाने लगा। विशेष परिस्थितियों में क्या किया गया, विशेष परिस्थितियों में यह भी था कि ऐसा था कि अगर गवर्नर जनरल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर वो परिषद में पराजित होता है तो परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपना निर्णय लागू कर सके, यह भी गवर्नर जनरल को यह भी पावर दिया गया। किसके द्वारा, 1786 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस गॉट द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। ठीक है, पहली बार इसी को मिला। तो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का जो पावर था वह किसे मिला, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब जब भाग्य विधाता कहा गया, चूंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ गई, तो जब वह भारत में आया ना गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उसने कई सुधार किए, जैसे जुडिशियल रिफॉर्म किए, जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म किए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, परमानेंट सेटलमेंट लाया बंगाल में। तो इससे संबंधित इसने तमाम जो है सुधार भी किए। ठीक है, तो इसलिए भी इसको भारत का भाग्य विधाता कहते हैं। ठीक है, भारत का भाग्य विधाता मतलब कि भारत में ऐसी कई सारी सर्विसेज को उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, उसने सुधार किया, जो कि आज भी कंटिन्यू हो रही हैं। ठीक है, उसी आधार पे 1793 का चार्टर एक्ट आता है, 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसने क्या किया, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया, कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था मतलब व्यापारिक एकाधिकार था भारत में,
उसको क्या कर दिया गया, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया भारत में ठीक है, कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, कई बार यह भी है कि एशिया, कई बार तो एशिया के लिए भी बढ़ाया गया, लेकिन हम लोग भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। विशेष तौर पर उनका जो कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी एशिया में, क्या थी, इंडिया थी, ठीक है, इसलिए हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 सालों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। चलिए, अच्छा, और जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो ओवरराइडिंग पावर थी उसके काउंसिल के ऊपर, मतलब कि अपना विचार, पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो उसकी परिषद थी उस पे लागू कर सकता है परिषद के डिसीजन को निरस्त करके। तो ये जो ओवरराइडिंग पावर है यह एक्सटेंड करके आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल, इसके आगे आने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नरों को लागू कर दिया गया, ठीक है। यह भी ध्यान रखना है कि जो ओवरराइडिंग पावर है उसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। चलिए, तीसरा जो है, इसमें सबसे जो खास बात हुई कि फोकस किया गया किस पे, गवर्नर जनरल के पावर पे, ठीक है, गवर्नर जनरल के पावर पे इस पे अधिक फोकस किया गया। और गवर्नर जनरल को जो उसकी 2 प्रेसिडेंसी थी, जो इसके पहले हमने देखा था कि बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नर काउंसिल थी उसको नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया था, तो उस पे क्या कर दिया गया, फिर से बढ़त दे दी गई। यहां तक की बढ़त दी गई कि वो तो ठीक है, मान लीजिए कि गवर्नर जनरल अगर कलकत्ता में है, ठीक है, गवर्नर जनरल कलकत्ता में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मद्रास या बंबई प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर जनरल जाता है तो वहां के गवर्नरों की जो शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इतना पावर दिया गया, इतना फोकस किया गया, ग्रेटर फोकस, ठीक है। चलिए, अब किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1784 में, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 में हुई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना शुरू किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना शुरू किया गया। और कब तक दिया गया, 1919 तक दिया गया। कब तक, 1919 तक दिया गया, ठीक। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में क्या हुआ, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन प्रारंभ हुआ। अब ध्यान रखना है, संपूर्ण भारत में नहीं, क्योंकि बहुत सारे देशी रियासत थे, ठीक है, अन्य हिस्से थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं आए हुए थे, ठीक है। तो केवल ब्रिटिश इंडिया के हिस्से में विधियों द्वारा, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन प्रारंभ हुआ। सभी कानूनों और जो विनियम थे उनकी व्याख्या का अधिकार किसे दिया गया, तो उनकी व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया, ठीक है। जो भी कानून है और जो भी नियम है, विनियम है, ठीक है, उनमें यदि कोई मतभेद की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति होती है, तो उनपे जो व्याख्या करेगा, उनका जो निर्वचन करेगा वह न्यायालय करेगा, ठीक है। चलिए, 1813 का चार्टर एक्ट, परीक्षाओं में कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ये चार्टर एक्ट से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आया क्यों ये, सबसे बड़ी बात, यह चार्टर एक्ट आया क्यों, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। देखिए, असल में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश व्यापारी थे और ट्रेडर्स और मर्चेंट जो वहां के थे, वो जो नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो यूरोप में था उससे क्या थे, बहुत पीड़ित थे। तो उसी के कारण उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने क्या किया, डिमांड किया कि जो ब्रिटिश ट्रेड है एशिया में, देखिए यहां पे एशिया आ गया ना, ब्रिटिश ट्रेड है जो एशिया में, मतलब एशिया में केंद्रित था, बहुत अधिक होता था भारत के साथ, ठीक है। तो जो एशिया में ब्रिटिश ट्रेड है उसको क्या किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको समाप्त किया जाए और हमें भी क्या दिया जाए, वहां पे मौका दिया जाए। तो इसको समाप्त करने के लिए, इस मांग को पूरा करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट आया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने हेतु और प्रभावी नियंत्रण हेतु, उस पे और नियंत्रण हेतु यह चार्टर एक्ट आया। इसके साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण चीज था कि एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी का कंट्रोल अगले 20 सालों के लिए, अगले 20 सालों के लिए। हमने इसके पहले देखा था 1793,
अब वहां से हम देखते हैं 20 साल ये पूरे हुए। अब यहां से 20 साल जब होगा तो ये 1800 क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, ये मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो यही मतलब है 20 सालों के लिए। ठीक है, 20 सालों के लिए इसमें क्या किया गया, ईसाई मशीनरियों को भारत में अधिक स्वायत्तता दिया गया। इसके द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में अधिक स्वायत्तता दिया गया और ईसाई मिशनरियां जो थी उनको भारत में धर्म परिवर्तन कराने की आज्ञा दे दी गई, धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई। धर्म प्रचार मतलब धर्म परिवर्तन कराने की, मतलब ये क्या कर दिया, लीगली कर दिया गया कि अब आप कर सकते हैं। इसके पहले भी वो लोग, ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं करते थे, लेकिन वो कह सकते हैं कि लीगली नहीं था। ठीक है, वो लीगली नहीं था। अब क्या कर दिया गया, उसको नियमबद्ध कर दिया गया। ठीक, इसके साथ साथ जो याद रखने वाली चीज है कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ठीक है, ये चीनी जो है ये शुगर नहीं है, ये चीनी जो है वो चाइना है। चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कायम रहा। बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा। अच्छा, चीन के साथ जो मेनली व्यापार होता था वो अफीम का होता था, ध्यान रखिएगा। सभी ब्रिटिशर्स जो थे, जो ये ब्रिटिश ट्रेडमैन थे और मर्चेंट थे, उनके लिए क्या किया गया, अब केवल उन्हीं को तो नहीं खोला जाएगा कि नहीं जो व्यापारी होंगे केवल वहीं जाएंगे। तो सभी ब्रिटिशर्स को भारत में व्यापार करने, आने, बसने हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। मतलब वो आ सकते हैं लेकिन लाइसेंस के साथ। ठीक है, यह तय किया गया कि जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था मेनली साहित्य की, लिटरेचर की और साइंस की, उसके लिए प्रतिवर्ष सरकार 1 लाख रुपए व्यय करेगी। 1 लाख रुपए व्यय करेगी। ठीक है, हालांकि इस पे कई विवाद चलता है कि शिक्षा का माध्यम क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये सब तमाम विवाद चलता है। और उसमें मैकाले डिस्पैच जो आता है, मैकाले का जो वो आता है एजुकेशन आता है, एजुकेशन पॉलिसी, उस पे क्या होता है, मतलब वो स्वीकृति बनती है कि शिक्षा का माध्यम इंग्लिश रखा जाए। ठीक है, ये आगे होता है। तो लेकिन इसके द्वारा 1813 के द्वारा कर दिया गया कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय करेगी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। सॉरी, मतलब कि जो कलकत्ता की, बंबई की और मद्रास की जो भी प्रेसिडेंसी है, जो भी नियम बनाएंगी उन नियमों को ब्रिटिश संसद से स्वीकृति चाहिए, तभी वो कार्य में आ पाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। इसके पहले हमने देखा था कि जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था वह क्या करता था, आश्वस्त था कि नहीं आप ही करेंगे। किसका, गवर्नर जनरल का, गवर्नर का और प्रधान सेनापति का। लेकिन 1813 के द्वारा क्या कर दिया गया कि ऐसा भैया, अब आप इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट की सहमति से ही करेंगे। सम्राट मतलब संसद। ठीक है, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट की, ब्रिटिश सरकार की सहमति से ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये किसको दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, सॉरी मैंने पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोल दिया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसको क्या कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट 1833। अब ये किस कारण आया, पहले तो आया था जो नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम था उसके कारण आया था। लेकिन ये जो आया, ये आया कि इस समय क्या हो रहा था, ब्रिटेन में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। किस कारण, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण। तो इसको फुलफिल करने के लिए, इन बदलावों को ब्रिटेन के हित में लाभप्रद बनाने के लिए सेंट हेलेना एक्ट या 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। विलियम्स प्रेसिडेंसी का जो कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को
प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कह दिया गया, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब पद, उसको क्या कह सकते हैं, पद का गौरव और बढ़ाया गया। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछता है कई बार कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक महोदय थे। और जब आपसे प्रश्न यह पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी विलियम बेंटिक महोदय थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह पहली बार था कि जो गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल की का जो काउंसिल था, जो गवर्नमेंट था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको इंडियन काउंसिल कहा गया, भारतीय परिषद कहा गया। ठीक है, भारत परिषद कहा गया। और गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल की सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। ये किसके द्वारा, 1833 के द्वारा कहा गया। मतलब देश की शासन प्रणाली का पहली बार केंद्रीकरण किया गया। कैसे, अब इसको कैसे समझेंगे, देश की शासन प्रणाली का पहली बार केंद्रीकरण की। अभी तक तो ये केवल बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, ठीक, तो केंद्रीकरण इससे भी समझ सकते हैं। दूसरा ये हुआ कि गवर्नर जनरल जो परिषद थी वह संपूर्ण भारत हेतु कानून का निर्माण करेगी। तो यही गवर्नर जनरल परिषद जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बना रही है, तो यह भी तो केंद्रीकरण का ही एक उदाहरण हुआ। तो इसी से समझिए कि देश की शासन प्रणाली का प्रथम बार केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक, अब जब यह संपूर्ण भारत हेतु कानून निर्माण तो कर रही है गवर्नर जनरल की परिषद, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको क्या कर दिया, उसको ये ओवरराइड पावर दिए गए थे कि वो गवर्नर जनरल की जो कानून था, गवर्नर जनरल की जो कानून थी उसको निरस्त करके उस पर अपना कानून बना सकता था। अब यह हुआ, इसका मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के क्षेत्र में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट का क्या हो गया, ट्रस्टी हो गया एक तरीके से। यहां पे हमको ध्यान रखना है कि जो इसका मतलब क्या है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे, हमने पहले पढ़ा कि यह किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तो यह नियुक्त किए जाते थे ब्रिटिश शासक के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि जब गवर्नर जनरल की परिषद के कानून को रद्द करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना कानून बना सकता है, अपना कानून लागू कर सकता है, तो मतलब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यह ब्रिटिश ताज का क्या हो गया है, ट्रस्टी हो गया है केवल एक। ठीक है, चलिए, ट्रस्टी मतलब क्या है, देख रेख करने वाला, ये हो गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद के कानून को क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। इससे पहले क्या होता था, अधिनियम कहा गया। इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी परिषद के कानून को क्या कहा जाता था, विनियम कहा जाता था। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। अब जब गवर्नर जनरल परिषद पूरे भारत हेतु कानून बना रहा है, तो इसका मतलब जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसके विधि निर्माण की शक्ति भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। ध्यान यह भी रखना है कि जो 3 सदस्य थे, सदस्य संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी गवर्नर जनरल काउंसिल की, तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल में क्या किया गया, चौथा सदस्य जोड़ा गया। और यह चौथा सदस्य क्या होता था, निश्चित तौर पे चौथा सदस्य विधि सदस्य होता था, जिसका काम केवल और केवल नियम बनाना था। न तो वह क्या कर सकता था, न तो उसके पास कोई शक्ति थी विशेष तौर पे मतलब वोटिंग की शक्ति थी, न तो वह परिषद में बैठ सकता था। उसका काम केवल और केवल नियम बनाने से संबंधित था। ठीक है, तो यह चौथा सदस्य विधि सदस्य होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समस्त व्यापारिक अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, व्यापारिक एकाधिकार की आंशिक समाप्ति किसके द्वारा हुई थी, व्यापारिक एकाधिकार की जो आंशिक समाप्ति होती है वह 1813 में होती है। लेकिन 1833 में क्या किया गया, समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब यह हुआ कि चाय का व्यापार और जो चीन के साथ मुख्यतः अफीम का व्यापार करते थे वह भी समाप्त कर दिया गया, उसकी भी मोनोपोली समाप्त हो गई। ठीक है,
तो अब जब व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया तो अब यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि अभी तो 1833 का ही समय है, तो इसने 1947 तक क्या किया, 1947 तक इसने क्या किया, तो इसने केवल प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन किया। ब्रिटिश संसद के प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन किया। हम पहले ही देख चुके हैं कि अब यह ब्रिटिश ताज का क्या बन गया है, ट्रस्टी बन गया है। चलिए, देख रेख केवल करने वाला बन गया है। अभी थोड़ा और बचा हुआ है इसमें, ठीक है, एड ऑन करते जाइएगा। अब क्या किया गया कि बिना लाइसेंस के ही, पहले लाइसेंस के साथ उनको भारत आना था, बसना था ब्रिटिशर्स को, लेकिन अब बिना लाइसेंस के ही भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। ठीक है, अगर आपको देखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे संबंधित क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दिया हुआ है ना, रह कहीं आने जाने, बसने, व्यापार करने की, बोलने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब उसमें दी गई है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही इसके पहले थी बिना लाइसेंस का अंग्रेजों को। ठीक है, अगला है कि विधियों के संहिताकरण के लिए अब चूंकि चौथा सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में, भारत की गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया है, तो विधि सदस्य, तो निश्चित तौर पर विधि सदस्य जोड़ा गया और उसका काम ही जब है केवल कि विधि बनाना, तो निश्चित तौर पर वह विधियों का संहिताकरण करेगा। तो संहिताकरण किस तरीके से होगी, संहिताकरण मतलब उसको, उसका लेखन और उसको एकत्रित करना, एक जगह उसको लेखबद्ध करना। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को आयोग गठन करने की शक्ति दी गई। भारत का गवर्नर जनरल विधियों के संहिताकरण के लिए क्या करेगा, आयोग गठित करेगा। जो यह विधि आयोग बनाया गया, सबसे पहला विधि आयोग, अभी भी आप पढ़ते होंगे फला विधि आयोग, फला विधि आयोग, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला विधि आयोग बनाया गया वह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कब बनाया गया, 1833 में बनाया गया। 1833 में पहला विधि आयोग बनाया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और जो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड आप सुनते हैं, ठीक है, वह 1860 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही क्या किया गया, बनाया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दास प्रथा को जितने भी विश्व में जितने भी कॉलोनीज थी उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनके द्वारा उनके सभी कॉलोनीज में क्या किया गया, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। तो जब 1833 के चार्टर के द्वारा क्या किया गया कि दास प्रथा विधि विरुद्ध होगा, मतलब कि अब सरकार भी दास प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या करेगी, प्रयास करेगी। अच्छा, हमको यह ध्यान रखना है कि ये जो 1833 में क्या हुआ, यहाँ 1843 में क्या हुआ, यहाँ पे उन्मूलन हो गया दास प्रथा का। तो समाप्त करने से संबंधित नियम कब बनाया गया कि समाप्त करना है, ऐसा लक्ष्य कब किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में, और यह समाप्त कब हुआ, 1843 में। हमें ध्यान देना है कि ये वही समय है जब इसके पहले भारत के तमाम समाज सुधारकों के द्वारा, जिसमें मुख्य तौर पर राजा राम मोहन राय जी हैं, इनके द्वारा इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इसी समय से भारत में जो समाज सुधार थे इसकी प्रारंभ मानी जाती है। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने भी यह प्रयास किया। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था कि धर्म, मूल वंश, रंग और जन्मस्थान के आधार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पद धारण करने हेतु भारत में, मतलब भारत कोई भी भारतीय अयोग्य नहीं होगा। ये सेक्शन 87 में यह बात कही गई थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 16 में भी ऐसी बात कही गई है और आर्टिकल 15 में भी कही गई है ऐसी थोड़ी बात। ठीक है, तो अब हम देखिए किस तरीके से संवैधानिक विकास क्रम में ये भी तो देखें कि किस तरीके से यहाँ से इवोल्यूशन हुआ है उसका। ठीक है, लेकिन विरोध के कारण 1833 में ऐसा जब प्रावधान किया गया तो विरोध के कारण यह प्रावधान क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तमाम ब्रिटिश संसदों ने इसका क्या किया, विरोध किया ब्रिटिशरों ने। ठीक है, इसके कारण यह रद्द कर दिया गया। ठीक है, राजस्व के संबंध में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल परिषद था उसको पूर्ण अधिकार दिया गया और गवर्नर जनरल परिषद को पूरे देश हेतु केवल एक बजट के निर्माण की शक्ति दी गई। ठीक है, अब हम यहां से देख सकते हैं कि संविधान निर्माण का आंशिक संकेत यहां से मिलता है। देखिए, पूरे देश हेतु एक बजट का निर्माण भारत में भी होता है, भारत का केंद्रीय बजट आता है।
इससे संबंधित ये आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, ठीक है, इससे संबंधित ये बातें, आर्टिकल 19 में जो बातें कही गई है उससे संबंधित बातें यहाँ पे हम देखते हैं हल्का हल्का। तो संविधान निर्माण का आंशिक संकेत मिलता है। अच्छा, आप सोचते हैं क्या इतना ही बड़ा एक्ट था? तो नहीं, इतना ही बड़ा नहीं था। ये तमाम ब्रिटिश की जो कॉलोनियां थी एशिया में, ठीक है, उनसे संबंधित ये है। तो जो भारत से संबंधित मुख्य चीजें हैं केवल इसमें उनको शामिल किया गया है, जो परीक्षाओं के हिसाब से जरूरी है, और भी तमाम इनमें बातें होंगी जो हमारे लिए बिल्कुल अनुपयोगी हैं, ठीक है। तो संविधान निर्माण का आंशिक संकेत मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 1858 से शुरू करेंगे, ठीक है, उसके आगे से करेंगे, ठीक है। तो 1853 का चार्टर एक्ट लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक कंपनी के शासन में सुधार हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो उस आधार पर यह 1853 का चार्टर एक्ट आता है, ठीक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसके द्वारा क्या किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। पहले क्या किया गया? व्यापारिक कार्य और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग किया गया, राजनीतिक कार्य को अलग किया गया, फिर व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया, बोला गया ऐसा भैया आप तो केवल प्रशासनिक कार्य करेंगे, ठीक है। फिर क्या किया गया? अब विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक। और ये जो विधायी कार्य थे, मतलब जो विधायी कार्य थे, नियम बनाने से संबंधित कार्य थे, उनके लिए क्या किया गया? 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। और इसमें जो थे 6 सदस्य जो थे वो मनोनीत होते थे सरकार के ही द्वारा, ठीक है। और वो चूंकि सरकार के द्वारा होते थे तो निश्चित तौर पे सरकार अपने लोगों को करेगी, ठीक है। इनमें ध्यान देना है कि विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसमें सदस्य बनाया गया। इस तरीके से पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ, विभिन्न क्षेत्रों से, प्रांतों से, ठीक है। तो इसमें आगरा से, कलकत्ता, बंबई और मद्रास से एक एक सदस्य को शामिल किया गया था, ठीक है। इस तरीके से ये काम किया गया था। तो पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ। अब यह जो 12 सदस्यीय विधान परिषद थी, ये क्या करेगी? देश हेतु विधि निर्मित करेगी। गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दिया गया, गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। गवर्नर जनरल की स्वीकृति से क्या बनती थी? विधि अधिनियम बनती थी, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अभी भारत में क्या होता है? भारत में प्रेसिडेंस की स्वीकृति से कोई भी जो आप कह सकते हैं कि जो मसौदा होता है, कानून का मसौदा होता है, वो कानून का रूप धारण करता है, ठीक है। जो बिल होता है वो एक्ट बनता है, ठीक। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की स्वीकृति से विधि अधिनियम बनती थी। अब देखिए, जो लेजिस्लेटिव विंग था, लेजिस्लेटिव विंग मतलब विधायी कार्यों हेतु जो 12 सदस्यीय परिषद थी गवर्नर जनरल की, वो किस आधार पे या किस तरीके से कार्य करती थी? तो यह एक पार्लियामेंट के मॉडल पे कार्य करती थी, पार्लियामेंट के रूप में कार्य करती थी। और यह पार्लियामेंट का मॉडल क्या था? तो यह पार्लियामेंट का मॉडल था, ब्रिटिश मॉडल था। ब्रिटिश संसद जिस हिसाब से ब्रिटेन में कार्य करती थी, उसी हिसाब से भारत में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद भी कार्य करती थी, ठीक है। ध्यान हमें यह देना है कि अब जो विधि सदस्य था उसको क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और मतलब अब यह विधि से संबंधित कार्य तो चूंकि अब गवर्नर जनरल परिषद कर रही है, अब यह वोट भी करेगा और सिटिंग भी करेगा, मतलब उनके निर्णयों में बैठेगा भी, निर्णय में भाग भी लेगा, ठीक है, और वोट भी करेगा। बंगाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या किया गया? उप गवर्नर बनाया गया एक। इसकी शक्ति, नियुक्ति करने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को दी गई। यह किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। और इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया इस परीक्षा के लिए, इस मतलब प्रावधान के लिए, ठीक है। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी, मतलब कि जो वहां पे रोका गया था, किस आधार पर? धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान आदि के आधार पे, उसको अब यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अब नियुक्ति किस पे होगी? प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे।
एक दूसरे को जब आप इंटरकनेक्ट करके पढ़िएगा ना तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन निश्चित तौर पे यह बहुत कठिन टॉपिक भी है और हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आता है। अगर आप इंटरलिंक करके पढ़िएगा तो आपसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, जो इसके पहले प्रत्येक के द्वारा 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता था, ठीक है। हमने 1793 में भी देखा, 1813 में भी देखा, 1833 में भी देखा, लेकिन 1853 में क्या किया गया, यह कंपनीज का रूल फॉर एन अनडिफाइंड पीरियड किया गया। मतलब एक्सटेंड कितने वर्षों के लिए, अनिश्चित था, उसमें कोई समय दिया ही नहीं गया। एक्सटेंड जो किया गया अनडिफाइंड पीरियड के लिए किया गया, इनडिफाइंड पीरियड के लिए किया गया। मतलब कंपनी का शासन के वर्षों को विस्तारित कितने वर्षों के लिए किया गया यह निश्चित ही नहीं था उसमें। इसका मतलब यह हुआ कि अब संसद, ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है, कभी भी कंपनी के शासन को ब्रिटिश संसद समाप्त कर सकती है। तो प्रश्न जब आपसे पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने यह निश्चित किया कि अब कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है, तो 1853 का चार्टर एक्ट होगा। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या थी 24+1 24+1 थी, उसको कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया, कम करके। ध्यान रखना है, इंग्लैंड में भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु एक विधि आयोग बनाया गया। देखिए जो विधि आयोग किसने बनाया था, विधि आयोग बना था मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, मैकाले की अध्यक्षता में। अब जो मैकाले ने जो रिपोर्ट दिया उस पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में भी एक विधि आयोग बना, ठीक है। और ध्यान देना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का यह अंतिम चार्टर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का यह अंतिम चार्टर था, क्योंकि 20 साल का तो एक्सटेंड भी नहीं किया गया इस आधार पर भी, ठीक है। और इसके बाद जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है भारत का, तो उसके बाद 1858 में वहां पे जो रानी की राजाज्ञा जारी होती है और उसमें तमाम बातें कही जाती हैं, ठीक है। तो इस आधार पे यह ब्रिटिश इंडिया के शासन का अंतिम चार्टर था, 1853 का चार्टर एक्ट। निश्चित तौर पर अगर आपने यह श्रृंखला पूरा देखा होगा, यह श्रृंखला पूरी देखी होगी, तो यह लगभग 50-55 मिनट के क्लास में आप निश्चित तौर पे यह आपने पाया होगा कि यह वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी उपयोगी है और निश्चित तौर पे आपको कुछ नए पॉइंट्स एड ऑन निश्चित तौर पे आपको करने के लिए मिले होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से हम अपने अगले श्रृंखला में 1858 से लेकर के उसके आगे के तमाम महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है भारतीय संविधान के विकास क्रम में, उसको हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।